की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको सुबह की बड़ी खबरें। ईरान इजराइल युद्ध हुआ खत्म, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो गया है। इराक और इजराइल ने एयर स्पेस किया चालू। आईडीएफ ने सभी स्थानों से प्रतिबंध हटाया। स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर युद्ध की वजह से बैन लगा दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो गया है। एयर स्पेस भी अब चालू हो गया है, उड़ानें अब शुरू हो चुकी हैं। आईडीएफ ने सभी स्थानों से प्रतिबंध हटाया है। बता दें आपको कि युद्ध की वजह से स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगा दिया गया था। किसी का आना जाना वहां पर वर्जित था, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस युद्ध की समाप्ति के बाद अब प्रतिबंध हटा दिया गया है स्कूल और सार्वजनिक जगहों से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो गया है। बता दें आपको कि इजराइल ने एयर स्पेस भी चालू कर दिया है। आईडीएफ ने सभी स्थानों से प्रतिबंध हटाया है। स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगा हुआ था युद्ध की वजह से। बता दें कि आपको उड़ानें भी अब शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कतर की उड़ानें भी शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार 12 दिनों से ईरान इजराइल युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ईरान और इजराइल ने ये युद्ध समाप्त कर लिया है, सीजफायर हो गया है। इसके साथ ही बता दें आपको कि इजराइल ने एयर स्पेस चालू कर लिया है। आईडीएफ ने सभी स्थानों से प्रतिबंध हटाया है। स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगाया गया था युद्ध की वजह से। लगातार हमले हो रहे थे। तस्वीरें इतनी भयानक नजर आ रही थी। कैंप्स पर लगातार दोनों की तरफ से छोड़े जा रहे थे गैस के गोले और तमाम चीजें। इस युद्ध में तमाम लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इराक और इजराइल ने एयर स्पेस चालू कर दिया है। आईडीएफ ने सभी स्थानों से प्रतिबंध हटाया है। बता दें आपको कि 12 दिनों से चल रहे इस युद्ध की वजह से स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है। कई स्थानों को जहां पर प्रतिबंधित थे लोग आने जाने को लेकर के, उन जगहों से अब बैन हटा दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल्स पर भी लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, यानी कि अब बच्चे स्कूल भी जा पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध अब खत्म हो गया है। 12 दिनों के संघर्ष के बाद दोनों देशों ने ये फैसला लिया है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाएगा। बता दें आपको कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंटरप्ट किया था इस पूरे मामले में, जिसके बाद लगातार प्रेशर पड़ रहा था इन दोनों देशों पर। आईडीएफ ने सभी स्थानों से प्रतिबंध हटाया। स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगा दिया गया था। बता दें आपको कि करीब 12 दिनों से ये युद्ध का संघर्ष, ये जंग जारी थी दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि तमाम जो प्रतिबंधित क्षेत्र थे, चाहे स्कूल की बात करते हैं, सार्वजनिक स्थानों की बात करते हैं, तमाम जगहों पर इस युद्ध की वजह से बैन लगा दिया गया था पिछले 12 दिनों से। लेकिन अब लोग चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। बच्चे स्कूल जा सकते हैं, लोग सार्वजनिक जगहों पर अब अपने पांव निकाल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, अपने आप में ये राहत की खबर है, ना सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि विश्व पटल की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर भी एक राहत की सांस लिया जा रहा है इस युद्ध समाप्ति के बाद। जी, जिस तरह से लगातार इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसा माहौल बना था, लगातार 12वें दिन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर बात हो गई है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला न करने के लिए राजी हो गए, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर एक ये राहत की सांस आई। जिस तरह से देखिए लगातार
13 दिनों से युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर ये माहौल बन रहा था और कहीं ना कहीं ये थोड़े दिनों बाद तीसरा विश्व युद्ध होने का रूप ले लेता। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरे विश्व में राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज हो गई थी और काफी पॉलिटिक्स गड़बड़ा गई थी, विश्व की राजनीति गड़बड़ा गई थी। चाहे ट्रंप के आने के बाद, चाहे पुतिन के आने के बाद, चाहे चाइना की दखलंदाजी के बाद, कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर ये तीसरा विश्व युद्ध माना जाता। तो जिस तरह से यशस्वी देखिए, लगातार ये युद्ध और गहरा होता जा रहा था, लगातार मौतें बढ़ रही थी, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं पूरे विश्व, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं टेंशन जैसा माहौल था। अब उस सीज़फायर के बाद जब दोनों देशों के बीच में ये समझौता होता है कि 12-12 घंटे के बाद आप दोनों एक दूसरे के ऊपर हवाई हमले या किसी तरह की मिसाइलें नहीं दागेंगे, तो ये पूरी तरह से युद्ध विराम माना जाएगा। और दोनों देशों ने यही किया कि 12 घंटे तक दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया। अब ये पूरी तरह से सीज़फायर माना जा रहा है। लगातार जो पुरानी चीजें थी, जो पुराने जैसे वो स्कूल थे और हवाई क्षेत्र थे, सारी तरह से सामान्य स्थिति में हो रहे हैं। अब पुराने जैसे स्थिति बन रही है दोनों देशों में। जी यशस्वी। अभिषेक, 12 दिनों से इस युद्ध की घोषणा हुई थी और लगातार मिसाइल छोड़े जा रहे थे, बम के गोले छोड़े जा रहे थे, तमाम लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। लेकिन अब जब इस युद्ध को विराम मिला है तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी और राहत की सांस लेने वाली ये खबर है, क्योंकि तमाम बच्चों की जिंदगी का सवाल था। जो लोग वहां पे रिहायशी इलाकों में रहते थे उनके लोगों की जिंदगी का सवाल था। अब प्रतिबंध हटा दिया गया है तो वो भी कितनी बड़ी एक राहत की सांस ले सकते हैं। जी, जिस तरह से देखिए दोनों देशों के बीच जब युद्ध जैसा माहौल था तो ये देखा जा रहा था कि वहां के आम नागरिक थे वो देश छोड़ के सुरक्षित जगहों के लिए निकल रहे थे। कहीं ना कहीं वो अपना घर छोड़ के सुरक्षित जगहों के लिए निकल रहे थे। तो ये बड़ा, किसी भी आदमी के लिए अपना घर छोड़ना कहीं ना कहीं बड़ा दुख की बात होती है कि अपने जिस आशियाने में, जिस ठिकाने में रहता है उसको छोड़ के कहीं सुरक्षित जगहों पे जाया जाए या बंकर में जाया जाए, तो कहीं ना कहीं दुख की बात होती है। तो इसको लेकर दोनों देशों के जो आम जनमानस है, कहीं ना कहीं उनके अंदर टेंशन देखी जा रही थी, उनके अंदर दुख देखा जा रहा था कि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। तो अब जिसके बाद सीज़फायर के बाद अब दोनों देश पूरी तरह से पिछले सालों में जिस तरह से रहे उसमें पूरी अर्थव्यवस्था लौट रही, सामान्य हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर थोड़ी सी टेंशन कम हुई है कि जैसे पहले रह रहे थे वैसे अब सामान्य स्थितियां हो रही है। तो अब ये देखने होगा कि अब कितनी जल्दी से और लोगों के अंदर से ये टेंशन निकले, डर निकले और पूरी तरीके से जिस तरह से पहले रह रहे थे उसी देश के अंदर अब पूरी तरह से सामान्य तरीके से रहे। जी यशस्वी, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। युद्ध की समाप्ति हो गई है। पिछले 12 दिनों से ये युद्ध चल रहा था, लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी सामान्य अब बनती नजर आ रही है, क्योंकि आईडीएफ ने सभी स्थानों से प्रतिबंध हटा दिया है। युद्ध की समाप्ति हो गई है। सीज़फायर के नियम का पालन किया जा रहा है। पिछले 12 घंटों से किसी भी तरीके की कोई खबर इन दोनों देशों के बीच से सामने नहीं आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आपातकाल के 50 वर्ष पर बीजेपी की बड़ी पहल। बीजेपी लाएगी आपातकाल पर विशेष प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे शामिल। इसमें बता दें आपको कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी करेंगी दौरा। कैनॉट प्लेस में लगेगी ये प्रदर्शनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपातकाल के 50 वर्ष पर बीजेपी की बड़ी पहल, आपातकाल पर विशेष प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे इस प्रदर्शनी के दौरान मौजूद। बता दें आपको कि दिल्ली के कैनॉट प्लेस में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा भी मौजूद रहेंगी कैनॉट प्लेस में। ये बड़ी खबर है। बीजेपी आपातकाल पर विशेष प्रदर्शनी लगाने जा रही है। बता दें आपको कि जो आपातकाल था, जो इमरजेंसी लगाई गई थी कांग्रेस के सरकार में, उसको लेकर के अब 50 साल हो गए हैं, जिस पर अब बीजेपी एक अलग तरीके से इस पे पहल करती नजर आ रही है। ये बड़ी पहल मानी जा रही है बीजेपी के हवाले से। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधने की भी कोशिश की जा रही है। याद दिलाया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के सरकार में आपातकाल की स्थिति बनी थी, इमरजेंसी जैसी स्थिति कांग्रेस सरकार ने बना दी थी। ये जनता को याद दिलाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। तो अब इसमें कांग्रेस का भी
क्या कुछ अपना स्टैंड होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कैनॉट प्लेस में, दिल्ली के कैनॉट प्लेस में इस बीजेपी के इस 50 वर्ष, बता दें आपको कि आपातकाल के 50 वर्ष पर बीजेपी ये आपातकाल पर विशेष प्रदर्शनी ला रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद बड़े विशेषता के साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता भी दौरा करती नजर आएंगी। लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी के खेमे की तरफ। आम आदमी पार्टी खुश है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव जीत पर मनाया जश्न। आपको पंजाब और गुजरात उपचुनाव में मिली थी जीत, आज दिल्ली में मनाया जाएगा ये जश्न। अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे जश्न में मौजूद। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा ये आयोजन। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता समारोह में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हाई नजर आ रहा है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव जीत पर जश्न मनाया है। इसके साथ ही बताते आपको ये भी चले कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए ये बताया था कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी भूचाल लाने वाली है। जनता भर के प्यार आम आदमी पार्टी को देगी और इसी का नतीजा नजर आ रहा है पंजाब और गुजरात के उपचुनाव में, जहां पर दिल्ली में भी अब इसका जश्न मनाया जाएगा। बता दें आपको कि गुजरात और पंजाब के उपचुनाव में भारी बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब भूचाल लाने वाली है राजनीति में भारत के। ले चलते हैं आपको बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आज दौरा, मुरादाबाद जाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बता दें आपको कि संविधान साहित्य पार्क का करेंगे उद्घाटन। पार्क में लगे हैं देश के पूर्व नेताओं की प्रतिमाएं भी। बता दें आपको कि संविधान साहित्य पार्क देश का पहला पार्क है जिसका उद्घाटन करने वाले हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने इस खबर की पुष्टि भी की है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज मुरादाबाद आएंगे, जहां पर वो संविधान साहित्य पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पार्क की विशेषताएं भी कई सारी हैं। इस पार्क में पूर्व महान नेताओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। खूबसूरत ये पार्क बनाया गया है और इसके साथ ही ये पहला देश का संविधान साहित्य पार्क होने वाला है, जिसका उद्घाटन ओम बिरला करते नजर आएंगे आज मुरादाबाद में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जाएंगे प्रयागराज। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज आज जाना होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। करीब 2:30 बजे कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। इसके बाद 4:30 बजे शैक्षिक गोष्ठी में होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। साथ ही बता दें आपको कि 5 बजे जिला पंचायत परिसर में करेंगे पौधारोपण। 5:15 पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ ही करीब 7:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, शैक्षिक और साथ ही जिला पंचायत परिसर में करेंगे पौधारोपण। करीब 5:15 पर लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मानित भी करते नजर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य। लेकर के चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। आपको एमपी विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सबकी बड़ी खबर, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा सत्र। सरकार पेश करेगी अपना पहला अनुपूरक बजट। इस मानसून सत्र में होगी 10 बैठकें। बता दें आपको कि इसके साथ ही 2 दिन का अवकाश भी इस मानसून सत्र में दिया गया है। 10 बैठकों के बाद 2 दिन का अवकाश भी मिलेगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको। एमपी विधानसभा मानसून सत्र का अधिसूचना जारी कर दिया गया है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट इस सत्र में पेश करने वाली है। बता दें आपको कि इस मानसून सत्र में होगी 10 बैठकें, जिसके बाद 2 अवकाश भी जिसमें मिला है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस बजट सत्र की अधिसूचना जो जारी की गई है। अगस्त में भी ये सत्र पहुंचेगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। सरकार पेश करेगी पहला अनुपूरक बजट। बता दें आपको कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इस
जी, इस पहला अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको, विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। सरकार पेश करेगी अपना पहला अनुपूरक बजट। इस मानसून सत्र में होंगी 10 बैठकें, जिसमें 2 अवकाश भी दिया गया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है। अनुपूरक बजट इस मानसून सत्र में पेश करेगी। ईरान इजरायल जंग में फंसी उज्जैन की महिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कतर में फंसी है मनीषा भटनागर। सीएम यादव ने की महिला के पति से बात, जल्द वापस लाने का दिया आश्वासन। कतर एयरवेज में काम करती है मनीषा। बता दें आपको कि कतर एयरवेज के कैबिन क्रू में है मनीषा, जो कतर में फंस गई हैं। लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीड़ा उठाया है मनीषा को घर वापस लाने का। मनीषा के पति से बात भी की है सीएम मोहन यादव ने। बता दें आपको कि ईरान इजरायल जंग में उज्जैन की मनीषा भटनागर फंस गई थी कतर में, जिसके बाद उनके पति ने सीएम मोहन यादव से गुहार लगाई कि उनकी पत्नी को वापस जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने आश्वासन भी दिया है महिला के पति को कि वो जल्द से जल्द वापसी कराएंगे मनीषा भटनागर की। इस वक्त की ये बड़ी खबर। बता दें आपको कि मनीषा भटनागर कतर एयरवेज के कैबिन क्रू में काम करती हैं। कासगंज की तरफ लेके चलते हैं आपको। पत्रकार की हत्या का किया गया प्रयास कासगंज में। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से बता रहे हैं आपको, पत्रकार की हत्या का हुआ प्रयास। बस चालक ने पत्रकार पर चढ़ाया बस। घटना में बाल बाल बचे पत्रकार। वीडियो और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस ने चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से बता रहे हैं आपको, एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। लेकिन अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि कवरेज कर रहे थे पत्रकार, जिसके बाद बस चालक ने उन पर बस चढ़ाने की कोशिश की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जुम्मन, ये बड़ी खबर है, एक पत्रकार जो कवरेज कर रहे थे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे अपने प्रोफेशनल लाइफ का, उनके ऊपर इस तरीके से हत्या का प्रयास किया गया है। जी, ये शख्स मैं आपको बता दें, ये पूरा मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के सोरो रोड पर नारा पेट्रोल पंप के पास का है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार आयुष भारद्वाज एक कवरेज कर रहे थे। वहीं उनका जो आयुष भारद्वाज पत्रकार है, वहीं उसी जगह पर उनका ऑफिस भी है। तो वहीं पर बस और ट्रक चालक में जो दोनों में जो विवाद हो रहा था, तो इसके वो कवरेज कर रहे थे। वहीं इसी दौरान बस चालक ने बौखला कर पत्रकार आयुष भारद्वाज के ऊपर बस चढ़ाने की कोशिश की, जिससे वह घटना में बाल बाल बच गए। और ये पूरी एक घटना उनके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और पुलिस जब उन्होंने इस मामले की पुलिस से शिकायत की, तो पुलिस भी हीला हवाली करती रही। पुलिस भी इस मामले में पुलिस ने कह दिया कि जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब कासगंज जनपद के मीडिया कर्मियों में जब आक्रोश देखने को मिला पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में, तब रात को 1 बजे पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी, ये तस्वीर। जुम्मन, क्या बातचीत हो पाई है कुछ पुलिस की? क्या आधिकारिक बयान आ पाया है? क्या जो बस चालक है उसने कुछ अपना बयान दिया है? जी, मैं आपको बताऊं, बस चालक था वो तो मौके से चला गया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया इस मामले में पुलिस का भी। जी, पीड़ित पत्रकार ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पे? जी, पत्रकार आयुष भारद्वाज अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं बस के आगे नहीं अपना बचाव करता कूदता तो मेरी जान जा सकती थी। और देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर कोई पत्रकार कोई मामले की वीडियो बनाएगा तो क्या उस पर इस तरह के प्रयास किया जाएगा हत्या का? क्या? बहुत शुक्रिया जुम्मन तमाम जानकारी देने के लिए। कासगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार की हत्या का प्रयास किया गया है। बस चालक ने पत्रकार पर बस चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी घटना में बाल बाल बच गए पत्रकार। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार पर बस
चढ़ाने की कोशिश की गई बस चालक के द्वारा। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और पुलिस ने चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेके चलते हैं आपको बुलंदशहर की तरफ। बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है बुलंदशहर पुलिस के द्वारा। हथियारों की तस्करी करते थे तस्कर, पुलिस ने अवैध पिस्टल की बरामदगी भी की है तस्करों से। इसके साथ ही 6 कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुई है तस्करों से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई करते थे ये तस्कर। बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर ये रैकेट काम कर रहा था, लेकिन अब बुलंदशहर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है इन तमाम तस्करों पर और स्लीपर सेल्स को ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें आपको कि ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई करते थे ये तस्कर, जिसमें इन तस्करों के ऊपर तमाम जो एफआईआर भी दर्ज है, पुराने ऐतिहासिक जो अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड भी है कि इनके पुराने मामले भी पुलिस स्टेशनों में दर्ज हैं। और अब बुलंदशहर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। बता दें कि हथियारों की तस्करी करते थे ये तस्कर। पुलिस ने अवैध पिस्टल की बरामदगी भी की है इनके पास से, और साथ ही 6 कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में ये तस्करों का ये रैकेट चल रहा था। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है कि कहां पर ये रैकेट है, किन किन जगहों से इनको संचालित किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। ऑन डिमांड हथियारों की तस्करी करते थे ये तस्कर। पुलिस ने अवैध पिस्टल की बरामदगी की, साथ ही 6 कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार मौजूद है हमारे साथ। रविंद्र, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है, क्योंकि ये बड़ी खबर अपने आप में है बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर ये रैकेट शामिल था। जी, दरअसल इसमें जो है ये तीनों जो बदमाश है बहुत ही शातिर किस्म के बदमाश हैं, और ये ज्यादातर जो है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इटली, मेड इन मतलब बाहर विदेशों वाली ही पिस्टल वगैरह सप्लाई करते हैं यहाँ के बदमाश। और यहाँ पे एक बदमाश है जो जिसके लिए ये इस टाइम पर हथियार सप्लाई करने आए थे, लेकिन उससे पहले ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनको दबोच लिया। आधिकारिक बयान इनके पास जी अभी तो इनके पास से केवल जो है 3 से 4 पिस्टल वगैरह बरामद हुई है, लेकिन अभी उम्मीद है कि इनका बहुत बड़ा यहाँ पे गैंग है जो बुलंदशहर जनपद में रह रहा है। जी, आधिकारिक बयान क्या कुछ आ पाया है सामने रविंद्र इस पूरे मामले पर? जी, अधिकारियों ने अभी तक टीम एक गठित की है, इसलिए कि वो जो है जितने भी ये इसके गैंग के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पता लगाया जाए, और बाकी के जितने भी हथियार यहाँ छुपाए गए हैं उनको बरामद किया जाए। कहा जा रहा है कि उम्मीद जताई जा रही है कि काफी संख्या में इधर ये हथियार सप्लाई कर चुके हैं, और किसी न किसी के पास ये भी उम्मीद जताई जा रही है कहीं ना कहीं और भी हथियार रखे हैं। जी रविंद्र, कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर ये तस्करी करते थे, ऑन डिमांड सप्लाई करते थे हथियारों की, साथ ही इनके ऊपर पूर्व में भी तमाम जो एफआईआर हैं संगीन मामलों में दर्ज हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एनसीआर में गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर बहुत सारे जनपद हैं जिनमें हथियार सप्लाई किया करते थे। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ऑन डिमांड सप्लाई करते थे ये तस्कर हथियारों की। बता दें आपको कि दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद, एनसीआर समेत कई जगहों पर इनका रैकेट शामिल है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। हालांकि 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है, अवैध पिस्टल बरामद की गई है, लेकिन अभी भी जांच पुलिस की जारी है, क्योंकि ये जो गैंग है ये फैला हुआ गैंग है और पुलिस को ये अंदेशा है कि अभी ये जो तस्कर है इसमें और गिनती में बढ़ोतरी हो सकती है। राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम,
सीमा पार में दाखिल हुए 3 से 4 आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं आपको। सेना ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, बाकी आतंकी पीओके की ओर भागे। सूत्र ने बताया कि एलओसी से आतंकी का शव बरामद भी हुआ है, जहां कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार जम्मू एंड कश्मीर में सेना एक्शन में नजर आ रही है। और अब ये बड़ी खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम किया है। सेना ने सीमा पार से दाखिल हुए 3 से 4 आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकवादियों पर लगाम लगा रही है भारतीय सेना। सेना ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में 2 आतंकी पीओके की तरफ भाग निकले। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान अभी भी अपने नापाक इरादों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 आतंकियों में से 2 आतंकी पीओके की तरफ भागे हैं। एलओसी से आतंकी का शव भी बरामद किया गया है। कड़ी सुरक्षा एलओसी पर लगाई गई है। एक्सियोम 4 मिशन आज होगा लॉन्च। एक्सियोम 4 का आज दोपहर होगा प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु रचेंगे इतिहास। एक्सियोम 4 मिशन पर आज रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला। शुभांशु की कहानी आज की खबर ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से उनकी ये जर्नी है, किस तरीके से वो पहले इंसान बने हैं जो अब चांद का सफर करने वाले हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले हैं। आज बता दें आपको कि एक बड़ा इतिहास रचने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, जहां एक्सियोम 4 मिशन पर आज वो रवाना होंगे। बता दें आपको कि पिछले कई महीनों से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी अमेरिका में। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। एक्सियोम 4 मिशन पर आज वो रवाना होंगे। रुक करते हैं सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा फरार। अवैध हथियार और बाइक जब्त कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ देखने को मिली। एक बदमाश के पैर में हालांकि गोली लगी, लेकिन दूसरा फरार हो गया। इसके साथ ही बता दें कि बदमाशों से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है पुलिस ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध हथियार और बाइक भी जब्त की है पुलिस ने। ये बड़ी खबर सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन चल रही है। लगातार ऐसी मुठभेड़ें देखने को मिलती हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर। और अब सहारनपुर में भी पुलिस का डंडा बदमाशों पर चला है। बता दें आपको कि एक बदमाश पर इस पूरी प्रक्रिया में गोली लगी, हालांकि दूसरा मौके देखते ही फरार हो गया, लेकिन अवैध हथियार और बाइक पुलिस ने जब्त की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे पिस्टल की तस्वीरें नजर आ रही हैं और साथ ही तमाम चीजें, ये बुलेट की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। बाइक गिरी हुई है, उसकी भी तस्वीर सामने आ रही है। इस मुठभेड़ की ये तस्वीरें सामने आई हैं सहारनपुर से, जहां एक बदमाश को पुलिस ने पैर में उसके गोली लगी और जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में एक बदमाश फरार भी हो गया। हालांकि इन सब के बीच में एक अवैध हथियार और बाइक भी जब्त की है पुलिस ने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, ऑपरेशन ग्रीन लगातार जारी है और सहारनपुर में लगातार इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए जा रहे हैं और खासकर गांव कसिया नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तहत में। जी, किन मामलों में ये मुठभेड़ सामने आई है, वजह का क्या पता चल पाया अब तक? देखिए, रात चेकिंग के दौरान जो है पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसमें बाइक को जो है रोकने का इशारा किया गया, मगर जो है बदमाश रुके नहीं और उनका पीछा करके जो है मुठभेड़ की गई है और बाकी जो है
गांव कसी के बताए जा रहे हैं। आधिकारिक बयान क्या कुछ सामने आ पाया है खुर्शीद इस पे? अधिकारी कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह से नशा तस्कर हो या गांव कसी है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो क्रिमिनल पे लगातार अभियान जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया खुर्शीद तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। एक बदमाश के पैर में इस पूरी प्रक्रिया में गोली भी लगी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि मौका देखते हुए ही दूसरा बदमाश फरार हो गया। बता दें आपको कि इस पूरी प्रक्रिया में अवैध हथियार और बाइक बरामद की है पुलिस ने। अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देश अनुसार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कुतुबशहर की पुलिस द्वारा 24/25 की रात्रि दबनी कब्रिस्तान के सामने अंबाला रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 लोग मानकमो बस स्टैंड से खड़ंजे के रास्ते से कब्रिस्तान के बीच से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, परंतु तो रुके नहीं, उल्टा पुलिस पे फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस ने उनके पीछा किया। जब वे लोग बाइक चला रहे थे तो बारिश के कारण जो कीचड़ जमा था उसके कारण उनकी बाइक फिसली, वो गिरे एवं गिरने के बाद भी उन्होंने पुलिस पे दोबारा फायर किया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उन पर फायर किया। इस फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई, वह घायल हो गया एवं दूसरा व्यक्ति उसके साथ जो था फरार हो गया। जब पुलिस ने तस्दीक की तो ये जो घायल आदमी था इसका नाम आसिफ सन ऑफ बुरापाली पता चला, जो कि वर्तमान में हबीबगढ़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके ऊपर करीब 10 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मुकदमे गौकशी के हैं। इसके ऊपर गैंगस्टर एवं अटेम्प्ट टू मर्डर के भी काफी मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ सहारनपुर से बड़ी खबर बाइट सुन रहे थे आप, जहां पर पुलिस ने ये जानकारी दी है कि चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को रुकने के लिए बोला गया, लेकिन वो भागते हुए आगे जाते रहे। लेकिन जिसके बाद ये प्रक्रिया चालू हुई और बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। हालांकि इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, हालांकि दूसरा फरार हो गया। बता दें आपको कि इस पूरी प्रक्रिया में एक अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है पुलिस ने। लेके चलते हैं हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी में भीषण कार हादसा देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर कार नहर में गिरी, 4 की मौत हुई है। रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। ताजा हादसा 3 पानी फायर स्टेशन के पास हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला। घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार को खींचते हुए देखा जा सकता है। प्रशासन ने तेज बारिश के बीच यात्रियों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। यूपी में टूटा 54 सालों का बारिश का रिकॉर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर। आज यूपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। 1 जून से अब तक 66.9 mm बारिश हुई। इस बार सामान्य से 25% ज्यादा हुई है बारिश। इस वक्त की बड़ी खबर। आज अलर्ट दिया गया है। यूपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बता दें आपको कि भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है यूपी के 29 जिलों में। यूपी में टूट गया है 54 सालों का बारिश का रिकॉर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर। 1 जून से अब तक 66.9 mm बारिश हुई है। इस बार सामान्य से 25% ज्यादा बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है, ये डेटा, ये आंकड़ा बताया है कि इस बार सामान्य से 25% ज्यादा बारिश हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट भी दिया गया है। 1 जून से अब तक 66.9 mm बारिश हुई है यूपी में, जिसकी वजह से 54 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है बारिश का। इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में टूटा 54 सालों के बारिश का रिकॉर्ड। आज
यूपी में 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। बता दें आपको कि 1 जून से अब तक 66.9 mm बारिश हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सामान्य से 25% ज्यादा इस बार बारिश हुई है, जिसकी वजह से यूपी में 54 सालों के बारिश का रिकॉर्ड भी टूट गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 54 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, क्या तस्वीरें सामने आ पा रही हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज भी 29 जिलों में उत्तर प्रदेश के भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। जी, जिस तरह देखिए कि मानसून पहले से पहले बाद में आता था, अब जल्दी आ गया, तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर खुशी देखी जा रही। जिस तरह से धान का सीजन चल रहा है, पानी का टाइम होता है, किसानों के पास सिंचाई के लिए काफी सामान नहीं होते सिंचाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बारिश, ये मानसून किसानों को फायदा दे रहा है। कि जिस तरह से लोग गर्मी से भी परेशान थे, भीषण गर्मी इस जून के महीने में पड़ी, उसके बाद जब इस बारिश होती है तो लोगों को राहत मिलती है, साथ ही किसानों को राहत मिलती है। जिस तरह से लगातार देखिए प्रदेश के अंदर लगातार मानसून छाया हुआ है, लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम बने हुए हैं। आज भी 29 जिलों में अलर्ट है, जिसमें वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो इसको लेकर ये देखा जा रहा है कि 54 साल के बाद इतनी बारिश देखी जा रही है। ये जो मानसून पहले आता था उससे 25% अधिक बारिश इस वर्ष देखी जा रही है। तस्वीर अभिषेक, आपने जिक्र किया, चाहे बात करते हैं पूर्वी और उत्तर प्रदेश की और साथ ही गोरखपुर की बात करते हैं, तमाम जिलों की अगर बात करते हैं तो इन तमाम जिलों में खासियत है धान की खेती काफी होती है। तो इसमें कितना ज्यादा अब किसान भी खुश नजर आ रहे हैं और किसानों के लिए कितना फायदा ये बारिश पहुंचाएगी इस बार? जी, जाहिर सी बात है, भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अगर बारिश होती तो ज्यादातर किसानों का फायदा होता है। जिस तरह से उनको सिंचाई के संसाधन नहीं मिल पाते, टाइम पर बिजली नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं धान की उपज में परेशानी होती है। लगातार जो पानी चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, लेकिन जब मानसून आता है तो किसान कहीं ना कहीं खुश होता है। लगातार बारिश हो रही, जो 54 साल के बाद इतनी बारिश देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसान इस बार ज्यादा खुश है और अधिक उपज करने की कोशिश में है। जिस तरह से पानी का उपाय, उसके पानी की टेंशन नहीं होने के कारण वो अत्यधिक धान की खेती कर सकेगा। यशस्वी, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में टूट गया है 54 सालों के बारिश का रिकॉर्ड। आज यूपी के 29 जिलों में आप भारी बारिश भी देख सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 जून से अब तक 66.9 mm बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 25% ज्यादा है, जिसकी वजह से यूपी में टूट गया है 54 सालों के बारिश का रिकॉर्ड। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। इस बड़ी खबर में बस इतना ही।